गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के उप सहसंयोजक यौगिक के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। हम डेली आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन कराते हैं। ऐसा मैं 70 दिनों तक करने वाला हूं। कुल मिला के 420 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है गाइस। और आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 23 क्वेश्चन करना होता है। 23 क्वेश्चन के लिए अगर आप 420 क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हो, पहले मैं पूरी किताब से क्वेश्चन दिया करता था छो के छो, लेकिन अब एक एक चैप्टर से दे रहा हूं ताकि आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए, पूरी किताब से भी तैयार हो जाए। अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो इस 420 क्वेश्चन का, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी जगह से देखने को मिलेंगे। तो आज सबसे पहले इन 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद इनका सोल्यूशन कराऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये आपका उपसहसंयोजक यौगिक का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 बनेगा, जिसमें अन्य कुछ क्वेश्चन और है जहां पर आपको बता देंगे। चलिए गाइस, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारे रेगुलर के स्टूडेंट हैं, जो डेली हमें देखते हैं, डेली ये 6 के 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनका करीब 120 से अधिक क्वेश्चन हो चुका है, वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। बाकी जो न्यू स्टूडेंट हैं वे लोग न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। और आज से संकल्प लें, आज से यह संकल्प लें कि पीछे का जितना वीडियोज हैं, करीब 16 से 17 वीडियोज हैं, सभी को देखेंगे और सभी के क्वेश्चन का एक नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा परसेंटेज चाहते हैं, 90+ परसेंटेज चाहते हैं, तो इस सीरीज को पूरा कर लीजिए। निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से मिलेंगे। चलिए गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपसहसंयोजक संख्या क्या है, यह आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, इसे कैसे याद करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड का उदाहरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कि वर्नर सिद्धांत क्या है, समझाइए। छठा क्वेश्चन कि निम्न में से को परिभाषित कीजिए, संकुल आयन और फिर उपसहसंयोजक संख्या। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपना प्रीवियस ईयर को उठाकर देखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 2-4 क्वेश्चन और हैं, उनको हम बाद के वीडियो में करा दूंगा। पहले आइए इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं, यह आपको बताना है उदाहरण सहित। तो चलिए देखते हैं एक दंती लिगेंड क्या है। ऐसे लिगेंड सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, चौथे क्वेश्चन से चलते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि एक दंती लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड एक ऐसे परमाणु होते हैं, या लिगेंड ऐसा एक परमाणु होता है या आयन होता है जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। यहां पर लिगेंड डिफिनेशन लिखेंगे। लिगेंड क्या होता है, एक ऐसा परमाणु होता है या आयन होता है जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन देता है, उसे कहते हैं लिगेंड। फिर से समझिएगा इसका डिफिनेशन। लिगेंड कोई एक परमाणु होता है या आयन होता है जो केंद्रीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। ठीक है, लिगेंड एक ऐसा परमाणु, आप भी लिखिएगा साथ में, या आयन होता है जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। लिगेंड एक ऐसा परमाणु होता है या आयन होता है जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखिए, आपके सामने है FeCN6। यहां पर लिगेंड कौन है, 3+ मान लेते हैं। लिगेंड कौन है, ये CN है, जो कि ये केंद्रीय पर, या Fe आपका एक केंद्रीय परमाणु है और जो CN है यह आपका लिगेंड है। ठीक है, अब लिगेंड के कई प्रकार होते हैं, एक दंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, इस प्रकार से कई प्रकार होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था एक दंती लिगेंड से, तो चलिए एक दंती लिगेंड को देख लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लिगेंड क्या हो सकता है। धनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है या उदासीन। लिगेंड तीनों हो सकता है। अगर आपको धनायन लिगेंड की बात करें तो धनायन लिगेंड धनायन हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तीनों के एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। देखिए
लिगेंड जो है तीनों प्रकार से हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। अगर धनायन लिगेंड की बात करें तो आपका आता है NO प्लस NH4+, ये सब धनायन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड की बात करें, उदासीन लिगेंड में आपका H2O आता है, जल, जिसे आप लोग एक्वा कहते हो। जब नामकरण करते हो इसका तो इसका एक्वा कहते हो, ठीक है, अमोनिया कहते हो इसको, एक अमोनिया भी आता है NH3। ऋणायन लिगेंड की बात करें तो CN- होता है, और बहुत लिगेंड होते हैं, जैसे CN- हो गया आपका। और अगर लिगेंड की बात करें तो NO2-, क्या NO2-, ये होता है। तो लिगेंड धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। फिर से समझना लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड एक ऐसी परमाणु होते हैं या आयन होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। लिगेंड एक ऐसे परमाणु होते हैं या आयन होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या देने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल यहां पर है, जहां पर देखिए Fe एक केंद्रीय परमाणु है, Cn एक लिगेंड है। लिगेंड आपका धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। धनायन लिगेंड देखिए यहां पर दिया है Na+NH4+, और ऋणायन लिगेंड देखिए Cn- है, साइनाइड जिसे कहते हैं, NO2- है। और उदासीन लिगेंड देखिए H2O और NH3 है। इस प्रकार से होता है। ये लिगेंड का डिफिनेशन हो गया। नीचे देखिए, अब लिगेंड क्या है उदाहरण सहित आप लोग बता दिए हो। लिगेंड का डिफिनेशन लिखे, नीचे उदाहरण लिखे, और लिगेंड के प्रकार भी लिखे। ये चौथा क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा था। अब भाई चौथे क्वेश्चन के बाद चल रहे हैं पहले क्वेश्चन पर। लिगेंड के बारे में आप लोग जान चुके हैं। लिगेंड में एक दंती लिगेंड होता है। एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन दाता हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन दाता हो, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। ऐसा लिगेंड, यहां पर हेडिंग कर लेंगे एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड, एक हेडिंग है आपका, इसमें है ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाता है। ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं, उन्हें एक दंती लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एक एग्जाम्पल देखिए H2O होता है। H2O में बस ऑक्सीजन एक ही दाता परमाणु है। इसी तरह F- है तो इसमें फ्लोरीन ही दाता परमाणु है। Na+, ये छोड़िए जान लीजिए, NO- भी होता है, NO2- भी होता है। इसी तरह से छोड़िए जान लीजिए, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु, एक दंती मतलब एक दाता परमाणु, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। याद हो रहा है कि नहीं डिफिनेशन? साथ साथ में ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु, केवल एक दाता परमाणु, एक देने वाला हो, उसे कहते हैं एक दंती लिगेंड। लिगेंड की डिफिनेशन आप जानते हो। लिगेंड एक ऐसे आयन होते हैं या परमाणु होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उन्हें कहते हैं लिगेंड। और लिगेंड में एक दंती लिगेंड वे लोग लिगेंड होते हैं जो जिसमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं, उन्हें कहते हैं एक दंती लिगेंड। एग्जाम्पल की बात करें तो H2 हुआ, फ्लोरीन हुआ। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो आप लोग तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग अधिक से अधिक लाइक वही करोगे तो जल्द से जल्द हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? हेडिंग करिएगा उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी बात आता है। तो उपसहसंयोजन संख्या धातु या आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है। केंद्रीय धातु या आयन से जुड़े दाता परमाणु की संख्या उपसहसंयोजन
संयोजन संख्या कहलाता है। यानी धातु या आयन से, केंद्रीय धातु या आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। एक एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जाता है बार बार कि इनका उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात कीजिए, वह है CONH3 और उसके बाद हेक्सा, ये हेक्सा है, 6 है और बाहर Cl है। इसका आपका उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करना है। देखिए उप सहसंयोजन संख्या क्या होते हैं? धातु या आयन से जुड़े परमाणुओं की संख्या। ये धातु है, केंद्रीय धातु लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु या आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। जैसे यहां पर आपका केंद्रीय धातु कौन है? केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु यहां पर कौन है? CO है। इससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? तो NH3 जुड़ा है, ये NH3 जुड़ा है ना, और NH3 की संख्या कितना है? 6। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? संख्या 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उप सहसंयोजन संख्या फिर से समझ लीजिएगा। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? एक केंद्रीय धातु या आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये पूछा भी जाता है, यहाँ पर इसका उप सहसंयोजन संख्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, CO मतलब कोबाल्ट है, और कोबाल्ट से कितने NH3 जुड़े हैं? 6 NH3 जुड़े हैं, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? उप सहसंयोजन संख्या निकाल लोगे अगर कोई पूछेगा तो। हो सकता है उप सहसंयोजन संख्या का डिफिनीशन यही लिखना हुआ आपको, छोटा सा डिफिनीशन है कि केंद्रीय धातु से जुड़े परमाणुओं की संख्या को कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। अगर एग्जाम्पल में कोई अन्य दे तो उसका भी आप लोग निकाल लोगे ना उप सहसंयोजन संख्या, इजी है, निकाल लोगे। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर केंद्रीय धातु देखना है, उससे जुड़े परमाणुओं की संख्या देख लोगे, उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में। EAN नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक, हेडिंग करिएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसे आप लोग EAN नंबर कहते हैं, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसको सर्वप्रथम जो है सिडविक ने 1923 में दिया था। ये इसकी संकल्पना जो है, संकल्पना जो है कौन दिया था? 1923 में सिडविक ने दिया था। इसकी संकल्पना 1923 में सिडविक ने दिया था। क्या है प्रभावी परमाणु क्रमांक? किसी तत्व की अगर प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, EAN नंबर ज्ञात करना है, तो एक फार्मूले को आपको याद किया जाता है, ठीक है। EAN नंबर बराबर होता है, EAN नंबर बराबर होता है कि धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, धातु का परमाणु क्रमांक। अभी हम निकाल कर बताएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए EAN नंबर बराबर होता है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया, ठीक है, 1 निकाल लेंगे। दूसरा होगा प्लस करेंगे, उसमें क्या प्लस करेंगे भाई? इसमें प्लस करेंगे कि 2 गुणे एक दंती लिगेंडों की संख्या, प्लस 2 गुणे एक दंती लिगेंड की संख्या। फिर से समझिएगा यहाँ पे, देखिए EAN नंबर इज इक्वल टू होता है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे एक दंती लिगेंड की संख्या, ये होता है, ठीक है। अगर आपको ये तो फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखोगे तभी हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैसे याद रखना है, किस प्रकार से इसका यूज करना, आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि आप
FECN6 3+ का EAN नंबर ज्ञात करो। आपसे कोई पूछ दे FECN6 3+ का EAN नंबर ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि Fe का मतलब फिर लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या। अब हमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करोगे? किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करोगे? बताइए, किस प्रकार से आप इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करोगे? हाँ, इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? कितना होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या? इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। यहां पे -3 होगा, शायद -3 होगा। ठीक है, आइए निकालते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम आपको पहले बताया था कि जो धातु होता है उसको x मानते हैं। जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसका x मान लेते हैं। बाकी इस पे दूसरे की संख्या 6 है और Cn पे कितना चार्ज होता है? -1 का। ठीक है, इधर आपका +3 है। ठीक है, ये +3 होगा, नहीं -3 होगा। ठीक है, यह आपका -3 होगा ना, ऊपर ये -3 है। FeCN6 के पावर -3 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। देखिए, इसका आपका Fe का EAN नंबर ज्ञात करना है, तो पहले Fe का परमाणु क्रमांक कितना होगा? यह आपका 26 परमाणु क्रमांक होगा। EAN का परमाणु क्रमांक होगा 26। और इसका ज्ञात करने के लिए, EAN नंबर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समझिएगा, Fe का x लिखेंगे और Cn का 6 लिखेंगे और इसके ऊपर Cn का -1 होता है, इसलिए -1 से गुणा करेंगे। Cn पे चार्ज कितना होता है? -1। जिसका ज्ञात करना होता है उसके सामने x लिखते हैं। Cn का चार्ज -1 होता है, इसलिए 6 × -1 लिखेंगे। ऊपर इधर -3 है तो -3 लिख देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। x +6 = +3। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखने दो। यहाँ पे -1 होगा या -3 होगा या फिर +3 होगा, इसे देख लेने दो एग्जाम्पल को मुझे। यहाँ पे +3 ही होगा। ठीक है, ठीक है, -3 होगा। ठीक है, ये आपका प्लस होगा। यहां पर बीच में प्लस लिया जाता है, फिर से समझना, थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जिसका निकालना होता है उसके यहाँ पर x लिखोगे और जो Cn है, Cn अब बीच में प्लस लिखोगे, Cn की संख्या लिखोगे, संख्या 6 हो गया। इसके साथ Cn का चार्ज क्या होता है? -1 होता है, इसलिए माइनस लिखोगे। आगे चल के -3 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करोगे? x - 6 = -3। x क्या हो जाएगा? 6 + 3, 6 से -3, इधर से 6 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x = 3 ये आ जाएगा। x का मान +3 आ जाएगा, मतलब Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? EAN नंबर निकालने के लिए धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, तो इसी फार्मूले में रखेंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर सबसे पहले धातु का परमाणु क्रमांक 26 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो माइनस कर देंगे, ये हो गया, प्लस लिखेंगे। 2 × एक दंती परमाणु संख्या, एक दंती परमाणु संख्या कितना है? 6, तो 6 × 2। ठीक है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। 23 + 6 × 12, ये हो जाएगा 35। ये आपका EAN नंबर आ जाएगा। आपकी किताब में कुछ EAN नंबर दिए होंगे, उन्हें निकाल कर देख लीजिएगा। इस चैप्टर से EAN नंबर के साथ साथ में आपको इसका IUPAC नाम लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछता है। पार्ट 2 में मैं इसका प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्ट 2 चाहते हैं, वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कल मैं किसी अन्य चैप्टर का मैं वीडियोज लेकर आऊँगा, किसी अन्य चैप्टर को पढ़ाऊँगा। अभी तो क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। आपका ये
तीसरा क्वेश्चन हो गया। वर्नर का सिद्धांत मैं बताऊंगा आपको। वर्नर का सिद्धांत देखिए, वर्नर है, इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिए थे जिन्हें वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। हेडिंग कर लीजिए वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत, ठीक है, वर्नर का सिद्धांत ये आपको है। तो इस सिद्धांत के जो वर्नर थे, एक वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की समझाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस प्रकार से बनता है, उसका बॉन्डिंग कैसे होता है, इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत दिए थे जिन्हें कहते हैं वर्नर का सिद्धांत। पूछा जाता है कि वर्नर का सिद्धांत क्या है, समझाइए। ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछता है। और कितने नंबर पूछता है? 5 नंबर में पूछता है। छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर पूछता है। मैं अब आपको समझाने वाला हूं किस प्रकार से वर्नर सिद्धांत समझोगे। देखिए, वर्नर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक धातु धातुएं दो प्रकार की संयोजकता रखते हैं। प्रत्येक धातु 2 प्रकार की संयोजकता रखते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संयोजकता रखते हैं। एक को कहते हैं आप लोग, एक को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, दूसरे को आप लोग कहते हो द्वितीयक संयोजकता। पहले को कहते हो प्राथमिक संयोजकता, दूसरे को द्वितीयक संयोजकता। तो पहले हम प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताते हैं। प्राथमिक संयोजकता जो है, धातु में उपस्थित समान रूप से आयनिक और ऋणायन इसे प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। को परमाणु में प्राथमिक संयोजकता को परमाणु में नहीं, प्राथमिक संयोजकता को सामान्यतया आयनिक व ऋणायन परमाणु द्वारा प्रदर्शित होता है। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्राथमिक संयोजकता समानता आयनिक व ऋणायन परमाणु द्वारा प्रदर्शित होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। बात करें द्वितीयक संयोजकता की, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। बात करें द्वितीयक संयोजकता, तो द्वितीयक संयोजकता क्या होता है? द्वितीयक संयोजकता ऐसे संयोजकता होते हैं जो अनायनित या फिर उदासीन परमाणुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अनायनित तथा अनायनित या उदासीन परमाणु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, वर्नर के अनुसार धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। पहली संयोजकता प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कौन? यह समानता आयनित ऋणायन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक संयोजकता ऐसे होते हैं जो अनआयनित यानी उदासीन परमाणु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल इसका देने वाले हैं। क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं हम इसका? CONH
4 6 नहीं इसका एग्जाम्पल CONH4 6। एक मिनट, इसका एग्जाम्पल नहीं, ऐसा देते हैं आपको अच्छा समझ में आए। COCl2NH4 4 और ऊपर प्लस Cl-। अब ये आपका इसका एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये दर्शाना है कौन प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा, कौन द्वितीयक संयोजकता। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखना यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, इसीलिए मैं इसको लिया। देखना यहाँ पे CO एक केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो धनायन है, कौन कौन जो ऋणायन है, ऋणायन जो है वह आपकी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे और वह प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। जैसे ऋणायन कौन है, Cl- होता है। Cl- आपका डॉटेड लाइन से प्रदर्शित होगा, Cl-, ठीक है, Cl-। और फिर 4 NH4 प्लस है, और 4 NH4 है। NH4 आपका उदासीन होता है, इसलिए यह द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। NH4 ठीक है, NH4 ठीक है। इस तरह से 4 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर CO को 6, इसकी उपसंयोजन संख्या 6 होता है ना, इसलिए 6 चाहिए, 6 बांड होना चाहिए। यहाँ पर आपका 4 ही बन रहा है, 4 ही बांड बन रहा है द्वितीय संयोजकता का, इसलिए 2 बांड Cl संतुष्ट कर देगा। इस प्रकार से इसका बनता है। इस प्रकार से यह वर्नर सिद्धांत के आधार पर यह बनता है। तो वर्नर सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो आपको यही लिखना है कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार से धातु में 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता वे प्रदर्शित करते हैं जो समांतर ऋणायन होते हैं, इसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। द्वितीय संयोजकता वे प्रदर्शित करते हैं जो समानतया अनायनित होते हैं या उदासीन होते हैं, जैसे NH4 अनायनित है, उदासीन, ये द्वितीय संयोजकता प्रदर्शित किया है। देखिए इसके बाद भी आपका वर्नर सिद्धांत में बहुत कुछ होता है कि इसे जल में डालने पर प्राथमिक संयोजकता टूट जाते हैं, द्वितीय संयोजकता नहीं टूटती। इस प्रकार से काफी थियरी होती है, लेकिन आपको उतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना है, तो इतना लिख कर आ जाएंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्न को समझाइए संकुल यौगिक का उपसंयोजन संख्या। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने से करना है, करके व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पर सेंड कर देना, प्रैक्टिस करना स्वयं से, अच्छा होगा। और दूसरी बात बता दूं गाइस, इसका पार्ट 2 भी है जिसमें हम आपको अच्छे क्वेश्चन और दिए हैं। दोनों पार्ट कर लोगे तो उपसंयोजन संख्या से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। तो गाइस अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो जल्दी मैं आपको पार्ट 2 दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना होगा, कम से कम 200 लाइक के ऊपर आप लेके जाइए। साथ में अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइए, कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आपको पार्ट 2 दूंगा। साथ में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डेली इसी तरह से हम आपको 6 क्वेश्चन कराता रहूंगा। कल हो सकता है किसी अन्य चैप्टर का 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कुछ भी करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट में जितना लोगों को देखता हूँ उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में करोगे नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, जो भी टॉपिक है। कई लोग कहेंगे तो समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।